हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पीजीटी एग्ज़ाम 2011 के, जिसके एग्ज़ाम हुए थे 2016 में। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसकी दो सीरीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये इसका पार्ट 3 है और इस वीडियो में मैंने कवर किया है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप आराम से इस वीडियो को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज लागत लेखांकन है। ऑप्शन ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑप्शन बी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑप्शन सी पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए है प्रबंधकीय लेखांकन का भाग, ऑप्शन बी है वित्तीय लेखांकन का भाग, ऑप्शन सी है उत्तरदायित्व लेखांकन का भाग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्योंकि लागत लेखांकन अपने आप में एक स्वतंत्र एवं विशिष्ट लेखांकन है, जहां से वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म होती है, लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग वहीं से स्टार्ट होती है। यह एक साझा लेखांकन की शाखा है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड इन। यहाँ पे है ठेका लागत प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए शिप बिल्डिंग, ऑप्शन बी एरोप्लेन इंडस्ट्री, ऑप्शन सी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। पहला ऑप्शन है जहाज निर्माण में, ऑप्शन बी है वायुयान उद्योग में, ऑप्शन सी स्वचालित वाहन उद्योग में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग यानी जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की जाती है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए की जाता है। तो यहाँ पे एरोप्लेन इंडस्ट्रीज का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क ओवरहेड इज नोन एज। आपको बताना है यहाँ पे मूल लागत एवं कारखाना उपरिव्यय के योग को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए फैक्ट्री कॉस्ट, जिसे हम कारखाना लागत कहते हैं, ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन लागत, ऑप्शन सी टोटल कॉस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि प्राइम कॉस्ट का फार्मूला होता है मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट इज इक्वल टू होता है आपका प्राइम कॉस्ट। अब यहाँ फैक्ट्री कॉस्ट की बात हुई, तो फैक्ट्री कॉस्ट में किन किन चीज़ों को जोड़ा जाएगा, प्राइम कॉस्ट को प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स को। तो आपका निकल के आएगा क्या, फैक्ट्री कॉस्ट। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फैक्ट्री कॉस्ट। फिर से समझ लीजिएगा, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट कॉस्ट, ये निकल के आएगा प्राइम कॉस्ट का। और जब आपको निकालना होगा फैक्ट्री कॉस्ट एफ सी इज इक्वल टू पी सी प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ये निकल के आ जाएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग इशू आर क्लोज टू करंट इकोनॉमिक वैल्यू। क्वेश्चन है, मूल्यांकन की निम्न विधियों में कौन सी पद्धति के अनुसार निर्गमन चालू आर्थिक मूल्यों से संबंध होते हैं। ऑप्शन ए लीफो मेथड, ऑप्शन बी फीफो मेथड, ऑप्शन सी हीफो मेथड, ऑप्शन डी वेटेज एवरेज प्राइस मेथड। तो पहला ऑप्शन है आपका लीफो पद्धति, दूसरा है फीफो पद्धति, तीसरा है हीफो पद्धति, और चौथा है आपका भारत औसत मूल्य पद्धति। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा लीफो मेथड। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब गुड्स लीफो पद्धति में निर्गमन जो होता है यानी जो इशू होता है वो सामग्री चालू आर्थिक मूल्य से संबंधित होते हैं, यानी करंट सिचुएशन से होते हैं। क्योंकि जो गुड्स लास्ट में आती है वो पहले आपकी सेल आउट हो जाती है, यानी पहले वो निर्गमित हो जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ प्रॉफिट इज 50% ऑफ सेल्स देन इट विल बी परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। यदि लाभ बिक्री का 50% है तो यह लागत का प्रतिशत होगा। ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 40%। तो यहाँ इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 100%। किस तरीके से निकलेगा ये समझ लीजिए। यहाँ पे आप सपोज कर दीजिए कि जो आपकी सेल है वो एक्स है, सेल आपकी एक्स हो गई, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा 50/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू निकलेगा x/2 निकल के आ जाएगा। तो कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, यहाँ पे x माइनस 4/2 इज इक्वल टू x/2 हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज अगर आपको निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज,
तो निकल के आएगा फार्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट इंटू 100 इज इक्वल टू x/2 डिवाइड बाई x/2 इंटू 100 इज इक्वल टू आएगा 100%। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 100%। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्क कॉस्ट इज नोन एज, कारखाना लागत को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है फ्लैट कॉस्ट, ऑप्शन बी है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऑप्शन सी है टोटल कॉस्ट, ऑप्शन डी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहली है सम लागत, ऑप्शन बी है निर्माणी लागत, ऑप्शन सी है कुल लागत, ऑप्शन डी है उत्पादन लागत। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि कारखाना लागत का फार्मूला अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू आपका वर्क कॉस्ट होता है, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है टेंडर प्राइस इंडिकेट्स, निविदा मूल्य अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन ए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ सेल, ऑप्शन सी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ऑप्शन डी पास्ट कॉस्ट शीट। फिर से ऑप्शन समझ लीजिएगा, कुल उत्पादन लागत ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है विक्रय लागत, ऑप्शन सी है अनुमानित विक्रय मूल्य, ऑप्शन डी है गति अवधि के लागत पत्रक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एस्टिमेट सेलिंग प्राइस, क्योंकि निविदा मूल्य अनुमानित विक्रय मूल्य को दर्शाता है। टेंडर मूल्य अथवा निविदा मूल्य ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जाती है। कौन कौन सी है? गत अवधि को, यानी जो भी अभी करंट सिचुएशन है, को प्रति इकाई लागतों के आधार पर निविदा मूल्य की गणना तय करना, लागत तत्वों के परिवर्तन की संभावना हो तो उसे समायोजित यानी एडजस्टमेंट करके जो भी हमारा टेंडर प्राइस है इसकी कैलकुलेशन करना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन, प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग कैसा है। ऑप्शन ए कंपल्सरी, ऑप्शन बी ऑप्शनल, ऑप्शन सी ऑब्लिगेटरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग कैसा है। ऑप्शन ए अनिवार्य, ऑप्शन बी ऐच्छिक, ऑप्शन सी यहाँ पे है ऑब्लिगेट यानी आवश्यक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऑप्शनल, यानी ये ऑप्शनल है, क्योंकि प्रबंधकीय लेखांकन एक ऐच्छिक व्यवस्था है। प्रबंधकीय लेखांकन का जो मेन ऑब्जेक्ट है वह है डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेना। जो मैनेजमेंट होता है वो इस अकाउंटिंग का यूज़ करके जो बिजनेस होता है उससे डिपेंडेंट, उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं पर निर्णय लेता है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिन पे वो डिसीजन मेकिंग करता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट ऑफ 80 यूनिट इज 400, देन वैल्यू ऑफ एब नॉर्मल वेस्टेज ऑफ 5 यूनिट बिल। क्वेश्चन है फिर से 80 इकाइयों के सामान्य उत्पादन की सामान्य लागत 400 रुपये हो तो 5 इकाइयों से असामान्य क्षय का मूल्य क्या होगा। ऑप्शन ए ₹25, ऑप्शन बी ₹1, ऑप्शन सी ₹1600, ऑप्शन डी ₹1800। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 25। कैसे आएगा? नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू निकल के आएगा ₹5। वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, ये फार्मूला लगाएंगे जिसका मतलब होता है नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज, जो कि है 5 × 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 25। फार्मूला फिर से समझ लीजिएगा, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 5। इसके बाद है वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज इज इक्वल टू नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज इज इक्वल टू 5 × 5 इज इक्वल टू 25 रुपीज़। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग फंक्शन आर। आपको बताना है वित्तीय विवरण, प्रबंधकीय लेखांकन और लागत लेखांकन के कार्य आपस में होते हैं। ऑप्शन ए कंपल्सरी इन नेचर, ऑप्शन बी कॉन्ट्राडक्टरी बाय नेचर, ऑप्शन सी न्यूट्रल इन इफेक्ट, ऑप्शन डी है ऑब्लिगेटरी। पहला ऑप्शन है परिपूरक प्रकृति के, ऑप्शन बी है विरोधक प्रकृति के, ऑप्शन सी है प्रभाव के तटस्थ रूप में, ऑप्शन डी है वैधानिक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, यानी प्रतिपूरक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिपूरक, क्योंकि प्रबंधकीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन दोनों ही सामान्य लेखांकन की ही एक ब्रांच हैं।
तथा आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, द शॉर्ट टर्म एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेनली कंसर्न विद द, वित्तीय विवरण का अल्पकालीन विश्लेषण मुख्य रूप से संबंधित होता है। ऑप्शन ए वर्किंग कैपिटल एनालिसिस, जिसे हम कहते हैं कार्यशील पूंजी विश्लेषण। ऑप्शन बी है स्टेबिलिटी ऑफ कंसर्न, संस्था की स्थिरता से। ऑप्शन सी है अर्निंग पोटेंशियल ऑफ कंसर्न, यानी संस्था की अर्जन शक्ति संभावना से। ऑप्शन डी है प्रॉस्पेक्ट ऑफ कंसर्न। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्किंग कैपिटल एनालिसिस। क्यों होगा? क्योंकि जब कार्यशील पूंजी का हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें वित्तीय विवरण का अल्पकालीन विश्लेषण तकनीकी इस्तेमाल की जाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्किंग कैपिटल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्विक रेशियो डज नॉट इंक्लूड, क्विक रेशियो में क्या इंक्लूड यानी तरलता अनुपात में क्या सम्मिलित नहीं होता है? ऑप्शन ए कैश, ऑप्शन बी बैंक बैलेंस, ऑप्शन सी डेटर, ऑप्शन डी स्टॉक। तो यहाँ पे तरलता अनुपात जिसकी हम बात करते हैं उसमें है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस एडवांस पेमेंट। अतः तरलता अनुपात में स्टॉक को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी स्टॉक। स्टॉक यहाँ पे सम्मिलित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए लो कॉस्ट टर्नओवर इंडिकेट, यहाँ पे आपको बताना है निम्न स्कंद आवर्त सूचक है। ऑप्शन ए ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, ऑप्शन बी मोनोपोली सिचुएशन, ऑप्शन सी सॉल्वेंसी पोजीशन, ऑप्शन डी ओवर ट्रेडिंग। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। इसका मतलब हुआ स्टॉक टर्नओवर का जो फार्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसको हम कहते हैं स्टॉक आवर्त अनुपात, इज इक्वल टू बिक्री की लागत बटे औसत राहतिया। इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक किस तरीके से निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक, इस तरीके से निकलता है। तो राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द ऑपरेटिंग रेशियो इज 75% द नेट प्रॉफिट रेशियो विल बी। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि संचालन अनुपात 75% है तो शुद्ध अनुपात होगा। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 25%। कैसे होगा ये समझ लीजिए। जब हम पूंजी संरचना अनुपात की बात करते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है बिक्री की लागत प्लस सभी संचालन व्यय इंटू 100 डिवाइडेड बाई शुद्ध बिक्री इज इक्वल टू हो जाएगा शुद्ध लाभ अनुपात बराबर शुद्ध लाभ डिवाइडेड बाई शुद्ध बिक्री इंटू 100। तो यहाँ निकल के आएगा 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25%। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओपनिंग स्टॉक ₹80,000, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपीज़, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,60,000, हैंस स्टॉक टर्नओवर इज। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है प्रारंभिक स्कंद यानी प्रारंभिक स्टॉक है 80,000 रुपये का, अंतिम स्टॉक है 1 लाख रुपये का, बेचे गए माल की लागत है 3,60,000 रुपये, अतः स्कंद आवर्त है। यानी आपको इसमें बताना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है। अब स्टॉक टर्नओवर का क्या फार्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ये इसका फार्मूला होता है। अभी एवरेज स्टॉक निकालने का फार्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। यहाँ क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग स्टॉक 80,000 रुपये है, क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख रुपये, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा? 90,000 रुपये। और आपको पता है बिक्री की लागत कितनी दी गई है? 3,60,000 रुपये, तो ऊपर आ जाएगा 3,60,000 रुपये। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 टाइम्स, आंसर हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹10,000 एंड पीवी रेशियो इज 20% देन ब्रेक इवन पॉइंट विल बी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जब स्थिर लागत 10,000 रुपये है
एवं लाभ मात्रा अनुपात 20% है तो सम विच्छेद बिंदु होगा ऑप्शन ए 2,000 रुपये, ऑप्शन बी 5,000 रुपये, ऑप्शन सी 50,000 रुपये, ऑप्शन डी है 10,000 रुपीज़। जब हम बात करते हैं पीबी रेशियो यानी सम विच्छेद बिंदु की, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका स्थिर लागत डिवाइडेड बाई लाभ खाता अनुपात। तो स्थिर लागत कितनी दी गई है यानी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी गई है 10,000 रुपीज़ की, और 20% इसका रेट है इंटू 100 इज इक्वल टू निकल के आएगा आपका 50,000 रुपये। इस तरीके से निकालेंगे इसका। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सम विच्छेद बिंदु। क्वेश्चन नंबर 17 है इन ब्रेक इवन चार्ट वाई एक्सिस रिप्रेजेंट। सम विच्छेद चार्ट में वाई अक्ष क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए वॉल्यूम ऑफ सेल इन यूनिट, ऑप्शन बी वैल्यू ऑफ सेल इन रुपीज़, ऑप्शन सी कॉस्ट एंड सेल इन रुपीज़, ऑप्शन डी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज़। तो जब भी हम बात करते हैं कि ब्रेक इवन चार्ट यानी वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे आपको बताना है ये जो एक्स वाला एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हम बात करते हैं आउटपुट की जो यूनिट्स में होते हैं, और यहाँ हम बात करते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू की। कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो हमारी सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे देखिए ये एक चार्ट है, तो ये जो पॉइंट हुआ ये वाला, ये आपका ब्रेक इवेंट पॉइंट कहलाता है, जहाँ पे कंपनी ने जितनी कॉस्ट लगाई है उसको उतने पैसे मिल गए हैं, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हो गई है। और ये जो एक्सेस पार्ट ऊपर जा रहा है ये कंपनी के प्रॉफिट का पार्ट है, और ये जो निचला पार्ट है ये कंपनी के लॉस का पार्ट है। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन यूनिट। राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है ए बजट दैट गिव ए समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट एंड प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक बजट जो अनुमानित लाभ हानि खाते एवं सभी क्रियात्मक बजटों का सारांश प्रदान करता है के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए कैपिटल बजट, ऑप्शन बी सेल्स बजट, ऑप्शन सी मास्टर बजट, ऑप्शन डी फ्लेक्सिबल बजट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मास्टर बजट। जब हम बात करते हैं मास्टर बजट की तो इसे एक सारांश बजट भी कहा जाता है। यह बजट संपूर्ण व्यवसाय की एक विस्तृत योजना प्रकट करता है। यह सभी क्रियात्मक बजटों जैसे विक्रय, क्रय, उत्पादन, रोकड़ आदि का संक्षिप्त सार प्रकट करता है, इसलिए इसे सारांश बजट भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मास्टर बजट। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज वर्किंग कैपिटल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी परिवर्तित नहीं होती? ऑप्शन ए परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, माल का नगद क्रय, ऑप्शन बी परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, मशीन का नगद विक्रय, ऑप्शन सी चेक द्वारा मशीन का क्रय, ऑप्शन डी सेल ऑफ ओल्ड मशीन अगेंस्ट चेक, यानी चेक द्वारा पुरानी मशीन का विक्रय करना। तो यहाँ पे आपको बताना है वर्किंग कैपिटल किसके द्वारा चेंज नहीं होता है। जब हम माल का नगद क्रय करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है वहाँ पे चेंजेस नहीं होते, यानी परिवर्तित नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसके लिए है कार्यशील पूंजी इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये इसका फार्मूला होता है। तो माल के नगद क्रय पर चालू संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः कार्यशील पूंजी अपरिवर्तित रहती है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स इज ट्रीटेड एज। देखिए AS3 जो रिवाइज हुआ है उसमें परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स जो हम खरीदते हैं उसको क्या ट्रीट किया गया है? ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑप्शन बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑप्शन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑप्शन डी इनफ्लो ऑफ कैश। पहला ऑप्शन है परिचालन क्रिया, ऑप्शन बी है इन्वेस्टिंग जिसको हम कहते हैं विनियोजित क्रिया, ऑप्शन सी है वित्तीय क्रिया, ऑप्शन डी है रोकड़ का अंतर प्रवाह। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि जब हम परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है गुड्स हमारे बिजनेस में प्लस होती है, लेकिन जब हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो कैश हमारा क्या हो जाता है आउटफ्लो होता है। तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे पैसे एसेट आती है लेकिन पैसे चले जाते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम।
यहाँ पे आपसे बताना है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए बैलेंस शीट से, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ऑप्शन सी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन से, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, वो तीनों से ही किया जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट भी रहती है, नोट्स टू अकाउंट भी रहता है और एडजस्टमेंट यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती है और प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू भी बनाया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व द। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है प्रमाप लागत विधि में सन्निहित है। ऑप्शन ए फिक्सेशन ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, ऑप्शन बी डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, ऑप्शन सी है सेटिंग ऑफ बजट कॉस्ट, ऑप्शन डी है रिड्यूसिंग लॉसेस। क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं मैं आपको। अनुमानित लागत नियत करना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है प्रमाप लागत का निर्धारण करना, ऑप्शन सी बजटीय लागत तय करना, ऑप्शन डी हानियों को कम करने में। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं प्रमाप लागत का निर्धारण करना। अब ये क्यों है? क्योंकि प्रमाप लागत एक पूर्व निर्धारित लागत है जो यह निर्धारित करती है कि दी हुई परिस्थितियों में प्रत्येक उत्पाद या सेवा पर क्या व्यय होना चाहिए। अतः जो प्रमाप लागत विधि है, जिसके हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, वो है प्रमाप लागत के निर्धारण पर आधारित होती है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है अकाउंटिंग फॉर एमलगामेशन ऑफ कंपनीज इज डन। आपको बताना है यहाँ पे कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन किया जाता है। ऑप्शन ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, ऑप्शन बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, ऑप्शन सी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, ऑप्शन डी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड मैंने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वहाँ पे आपको सारे जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनकी डिटेल्स मिलेगी, इंड एएस मिलेगा, आईएफआरएस मिलेगा। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की और एएसबी की पूरे डिटेल्स आपको वहाँ उस वीडियो में मिलेगी। तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा जाके। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है यूपी, टीजीटी, पीजीटी, कॉमर्स के लिए, वहाँ से आप सारे वीडियो एक साथ में सर्च कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है इन इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, जब कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण होता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए नो कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, कोई भी कंपनी समापन में नहीं जाती है। ऑप्शन बी ओनली वन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, केवल एक कंपनी समापन में जाती है। ऑप्शन सी टू आर मोर कंपनी आर लिक्विडेशन, दो या दो से अधिक कंपनियां लिक्विडेशन में जाती हैं। ऑप्शन डी है वन और मोर कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, एक या अधिक कंपनियां समापन में जाती हैं। तो जब हम इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन में जो कंपनीज होती हैं वो अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस करती हैं, यानी जो पूंजी संरचना होती है। तो इस कंडीशन में कोई भी कंपनी लिक्विडेशन में नहीं जाती है, बल्कि वो अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को ही चेंज करते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है इशू ऑफ डिबेंचर इज, ऋणपत्र का निर्गमन है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन ऑफ कैश, ऑप्शन बी सोर्स ऑफ कैश, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है वो है रोकड़ का प्रयोग, ऑप्शन बी है रोकड़ का स्रोत, ऑप्शन सी है संचालन से लाभ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये है रोकड़ का स्रोत, क्योंकि जब हम डिबेंचर को इशू करते हैं तो कैपिटल रिसीप्ट हमारे बिजनेस में आती है, यानी पैसा आता है, इनफ्लो होता है, तो वो हमारा कैश का सोर्स होता है, यानी कंपनी जो होती है वो फंड रेज करती है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है इनकम इंक्लूड फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसीप्ट, आय शब्द में निम्नलिखित प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी, ऑप्शन बी इलीगल, ऑप्शन सी लीगल प्लस स्टैट्यूटरी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो पहला है वैधानिक, दूसरा है अवैधानिक, तीसरा है वैधानिक और अवैधानिक दोनों, और डी है नन ऑफ द एबव। तो इनकम किसी भी सोर्स से हो सकती है, वो लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है, यानी स्टैट्यूटरी भी हो सकती है और इलीगल भी हो सकती है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है शेयर ऑफ पार्टनर इन द इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म शैल बी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग होता है। ऑप्शन ए टैक्सेबल, जिसे हम कहते हैं कर योग्य, ऑप्शन बी टैक्स एग्जम्प्टेड यानी कर मुक्त,
ऑप्शन सी पार्सली एग्जम्प्टेड यानी आंशिक कर मुक्त, ऑप्शन डी 20% एग्जम्प्टेड। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी टैक्स एग्जम्प्टेड, क्योंकि साझेदारी फर्म के अंतर्गत फर्म की जो भी इनकम होती है उसमें साझेदार का जो भाग होता है वह पूर्णतया कर मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मस्ट स्टे इन इंडिया टू बिकम रेजिडेंट एट लीस्ट फॉर। एक आदमी यानी एक भारत का नागरिक जो रोजगार के लिए विदेश चला जाता है, उसे निवासी होने के लिए भारत में कम से कम कितने दिन रुकना पड़ेगा। ऑप्शन ए है 182 दिन, ऑप्शन बी है 90 दिन, ऑप्शन सी है 6 दिन, ऑप्शन ये 6 दिन नहीं 60 दिन का ऑप्शन है, ऑप्शन डी है 180 डेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 182 डेज, ऑप्शन नंबर ए। मैंने रेजिडेंशियल एंड टैक्स लाइबिलिटी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट है और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी मैंने बना रखे हैं, तो वहाँ से जाके आप बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मेरा देख सकते हैं जो है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस से। ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे कुछ शर्तें होती हैं कि जो एक सिटीजन होता है इंडिया का वो किस कंडीशन में रेजिडेंट कहलाएगा, तो वो है प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन रहना चाहिए वो उसको इंडिया में। दूसरी एक और कंडीशन है, पिछले 4 सालों में कम से कम 365 दिन और जस्ट प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा पिछले 4 सालों का कोई डिटेल नहीं दिया है, तो जो राइट ऑप्शन होगा 182 डेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन। द एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्टेड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IT एक्ट। कृषि आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत कर मुक्त है। कौन सी धारा है? ऑप्शन ए सेक्शन 15, ऑप्शन बी सेक्शन 6, ऑप्शन सी सेक्शन 10, ऑप्शन डी सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। तो यहाँ पर आयकर अधिनियम धारा 10 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आय यानी निम्न प्रकार की जो आय है वो कुल आय में शामिल नहीं होगी। तो वो कौन कौन सी आय है? पहला है एग्रीकल्चर इनकम जिसको सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में रखा गया है। दूसरा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से प्राप्त रिसीप्ट, और तीसरा है फर्म के एक साझेदार को आय का भाग। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। इस सेक्शन में जो कृषि का भाग है, जो कृषि इनकम होगी यानी एग्रीकल्चर इनकम, उसको हम टोटल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल फॉर। इंग्लैंड में व्यापार से आय जो भारत में नियंत्रण होती है, कर योग्य है। ऑप्शन ए निवासी, ऑप्शन बी असाधारण निवासी, ऑप्शन सी अनिवासी। पहले ऑप्शन में रेजिडेंट है, दूसरे ऑप्शन में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ऑप्शन सी में नॉन रेजिडेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी एबव ए एंड बी बोथ, क्योंकि इंग्लैंड में व्यापार से जो आय हो रही है वो भारत से संबंधित है, वह निम्न जो भी निवासी होगा उसके लिए कर योग्य होगी, चाहे वो निवासी हो चाहे वो असाधारण निवासी हो। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी एबव ए एंड बी, यानी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट दोनों ही कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये था मेरा वीडियो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जो 2011 की PGT वैकेंसी आई थी जिसके एग्ज़ाम 2016 में हुए थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मिलते हैं कुछ और अच्छे वीडियोज़ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।